जय माँ सरस्वती, आपको सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और साथियों कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। साथियों, इसका आप जरूर ध्यान रखें। एचपीएस एजुटेक आपने नाम सुन लिया होगा, चैनल पर न्यू है साथियों तो सब्सक्राइब कर दें। पहले इस चैनल को परखें, चैनल पर आने वाली सामग्री को अच्छी तरीके से परख कर ही ऑनेस्टली रूप से फिर इसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, सबसे पहले मैं आपको, आज तारीख है 25 जनवरी, शायद आपको पता होगा कल हमारा गणतंत्र दिवस है, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसका आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 25 जनवरी मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान रहे साथियों, 25 जनवरी को मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, छोटी सी जानकारी देने के बाद में अपन शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। थोड़ा देख लेते हैं साथियों। 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन एक दिन पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। किस आयोग की स्थापना होती है? निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। ध्यान रहे, इस निर्वाचन आयोग के 61 साल हो गए थे। कब? 25 जनवरी 2011 को। 25 जनवरी 2011 को 61 साल हुए। उस 61वें साल पर निर्वाचन आयोग ने मतदाता दिवस जारी किया। तो याद रहे आप, आज 25 जनवरी मतदाता दिवस है और मतदाता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, इसके 61 साल हो गए। कब? 25 जनवरी 25 जनवरी 2011 को 61 साल हुए और उसी 61वें वर्ष की को यादगार में 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस शुरू हुआ था। चलो, अब दोस्तों जो मुख्य रूप से हम बात करेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपन पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 साथियों आ चुका है। आप आराम से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप सभी अनुभवी स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन कोचिंगों में जा रहे होंगे, देखा होगा कैसा माहौल आपको मिल रहा है इस चैनल पर, फिर आप सब्सक्राइब करें। तो ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने दोस्तों पृष्ठभूमि तैयार की थी, उसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उनका जो सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई, उत्खनन किसने किया, इन सभी के बारे में अपन वीडियो फर्स्ट में डाल चुके हैं। उनका नामकरण क्या है, पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर वगैरह सब डाला। अब साथियों ये पार्ट 2 है, तो शुरुआत कर रहे हूं। सबसे पहले तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तारित क्षेत्र। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस समय दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में फैली थी। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूं तो उस समय भारत और हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों एक ही बेल्ट था, तो उसको भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है साथियों अफगानिस्तान में भी फैली हुई थी, पाकिस्तान में थी, भारत में थी। भारत की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, ये पंजाब हरियाणा एक ही था पहले, तो पंजाब, गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, पंजाब इस क्षेत्र में फैली हुई थी। याद रहे सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिन पर लगभग 1024 स्थलों का उत्खनन हुआ है। आप बात करेंगे तो लगभग 616 भारत में स्थल है, 406 पाकिस्तान में है, 2 जिनमें आपने सुना होगा अफगानिस्तान का सोरतुगई, जहां पर एकमात्र नहरी प्रणाली मिली है, सोरतुगई व मुंडीगाक। यह जो है मुंडीगाक। साथियों हर चीज जो है ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं करवा सकते, इतने बड़े वीडियो न तो अपलोडिंग हो सकती और न ही हर चीज ऑनलाइन में इस वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवा सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी जहां पर चाहे पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, जहां पर आपका सवाल बन रहा है, कोशिश करूंगा कि वहां आपका प्रहार करें। ध्यान रहे साथियों 616 भारत में और 406 पाकिस्तान में। तो सिंधु सभ्यता आज के समय में बात करें तो 3 देशों से प्रेरित थी। अब देखिएगा सिंधु सभ्यता, आप ऐसे लिखते हुए चले दोस्तों,
सिंधु सभ्यता उत्तर से दक्षिण जो थी वो 1400 किलोमीटर थी, उत्तर से दक्षिण 1400 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, और पूर्व से पश्चिम 1400 लिखा हुआ है, साथ ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम जो है वो 1600 थी। तो आप ध्यान रहे 1600 किलोमीटर थी। तो यह लाइन लंबी होगी, तो सिंधु का उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। तो आप ध्यान रखिएगा यह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इस प्रकार, यानी सामान्य रूप में इसको एक पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कह सकते हैं, लेकिन कई कई पर आपका इसका आकार जो है त्रिभुजाकार भी बताया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल था साथियों वो ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक एक लाइन ध्यान करना चलना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन कहीं पर आपको शॉर्ट रूप में 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो यह जरूर आप ध्यान रखें। अब देखिएगा मैं इनको मिटा रहा हूं, 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। आपको त्रिभुज आकार में ध्यान रखना, तो यह पूर्व से पश्चिम चौड़ाई ज्यादा थी। अब सुनिएगा, सबसे उत्तरी स्थान, मैं ये मिटा रहा हूं, सबसे उत्तरी स्थान जो था यह साथियों था मांडा। तो यहां पर लिख रहा हूं उत्तरी छोर, उत्तरी छोर जो था वो मांडा था साथियों, जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता था। यह जो स्थल है उत्तरी छोर में लिखा हुआ यहां पर मांडा जम्मू कश्मीर में था, यह उत्तरी छोर था, और यह था चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। इसी का नाम अस्किनी होता है साथियों, चिनाब नदी का ही वैदिक काल में अस्किनी कहते हैं। तो आप अभी का अभी याद कर लेना, अस्किनी कहते हैं चिनाब नदी को, अस्किनी। पूरा नहीं दिख रहा हो तो भी कोई बात नहीं, आवाज पर ज्यादा ध्यान दें, अस्किनी कहते थे। अब साथियों इसकी जो खोज की थी, ध्यान से सुनना, इसकी खोज की थी 1882 में। किसने की? जगपति जोशी, जगपति जोशी। वह एक महिला इतिहासकार बहुत प्रसिद्ध हुई साथियों, उनका नाम मधुबाला था। आप इंदुबाला मत पढ़ लेना क्योंकि गलत हो जाएगा, मधुबाला। जगपति जोशी व मधुबाला, मधुबाला ने इसकी खोज की थी 1882 में। कंसेप्ट किधर हो गया? चलिए, मांडा जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी छोर था, चिनाब यानी अस्किनी नदी के किनारे पर था। खोज 1882 में जगपति जोशी व मधुबाला ने की थी। कश्मीर में इन स्थानों से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लकड़ी की आपूर्ति करते थे, यानी लकड़ी का व्यापार जो है, लकड़ी यहां से मंगवाते थे। तो यहां पर यह वस्तु लकड़ी मिली है। कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, ये मांडा जो स्थल है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के चरण हम अभी आगे बात करेंगे। प्रारंभिक चरण जिसे प्राक हड़प्पा, विकसित चरण, नगरीय चरण जो है, और परवर्ती हड़प्पा पढ़ेंगे। तो तीनों चरणों के प्रमाण यहां से मिलते हैं। तो यह आप 4 जानकारी इस मांडा से ध्यान रख लेना, इससे ज्यादा मांडा में कुछ नहीं है। कंसेप्ट क्लियर? लकड़ी कश्मीर से व्यापार होता था। चलिए अब साथियों दूसरी बात देखें, तो यह तो था उत्तरी स्थल। ध्यान से सुना, मैं लिख नहीं पा रहा, लिखूंगा नहीं, आपको पूरी जानकारी दिख नहीं पाएगी। अब जो है दक्षिणी स्थल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, दक्षिणी स्थल। दक्षिणी स्थल दोस्तों कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा दैमाबाद, कहीं पर मिलेगा दाइमाबाद, दाइमाबाद। ध्यान से सुनना, दाइमाबाद यह है साथियों महाराष्ट्र में, एमएच लिख रहा हूं मैं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। अहमदनगर जिला है महाराष्ट्र का, उस अहमदनगर जिले में स्थित है। नदी का नाम है प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के किनारे यह दाइमाबाद जो है स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, इसकी खोज के बारे में दोस्तों सभी लगभग इतिहासकार बताते हैं कि वहां पर जो है सभी इतिहासकार जो है सामान्य रूप में मुख्य जो ये अन्य स्थानों की खोज करते हैं वही ये जाकर जैसे खोज करते हैं, तो कोई स्पेसिफिक इतिहासकार का नाम नहीं है। प्रवरा नदी के किनारे इसके ये प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात है साथियों, एकमात्र कांसे का या तांबे का रथ आपको पूछ ले, कांसे का या तांबे का रथ आपको पूछ लेना, तो यह ध्यान रखना दोस्तों, कहां से मिला? दाइमाबाद, महाराष्ट्र से मिला। समझ में आई बात आपको? रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले तो देमाबाद, दाइमाबाद लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो भी आप आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। देमाबाद, दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, दक्षिणी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, परवरा नदी के किनारे पर है। और कांसे का या तांबे का रथ जो है साथियों वो यहां से प्राप्त हुआ था। अब यह तो है दक्षिणी छोर, मैं साथियों यहीं पर आपको एक स्थान बता रहा हूं, यह दक्षिणी छोर है, ध्यान रखना। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इस दाइमाबाद के पास में ही साथियों एक स्थान और था
जिसका नाम है नेवासा, वो अलग है साथियों। दाइमाबाद तो दक्षिणी छोर है, लेकिन यह स्थान अलग है, नेवासा मैं लिख रहा हूं। यह भी महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में परवरा नदी के पास में ही था। यहां से क्या साक्ष्य मिला दोस्तों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले और एकमात्र रेशम का जो कपड़े का साक्ष्य है ना, वो यहां से मिला, नेवासा से। रेशम का साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ है, ऐसा बताया जाता है, ध्यान रखना। चलिए, अब यह तो हुआ उत्तर दक्षिण छोर की बात। अब अपन बात करेंगे पूर्व पश्चिम छोर। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पूर्वी छोर। ध्यान से सुनना साथियों, पूर्वी छोर में क्या है, यह पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में, ध्यान रखना, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा, दे रहा, मुझे पता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। आवाज पर ज्यादा ध्यान दें, मेरठ जिले में है। ध्यान रखना दोस्तों, 3 स्थल होते हैं, एक होता है मेरठ, एक होता है मथुरा और एक होता है मिथिला। आप कंफ्यूजन मत हो। मेरठ तो है यूपी में, मथुरा भी है उत्तर प्रदेश में, और मिथिला नगरी बिहार में है। ये वही मिथिला नगरी है जो राजा जनक की पुत्री सीता वाली, ध्यान रखना, बिहार में। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर स्थान है। और ध्यान रहे, यह जो क्षेत्र है ना साथियों, यह हिंडन नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। इसकी खोज किसने की थी साथियों? तो 1958 में, ध्यान रहे, 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने की थी इसकी खोज। यहां से मिले हुए साक्ष्यों में मैं अभी बात कर लूंगा जो साक्ष्यों की, वो आगे अपन स्थलों की बात नहीं करेंगे साथियों। आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आपका ये भाई हरदम आपके साथ है। जैसे ही समय मिलता है ऑफलाइन कोचिंग से फ्री होता हूं साथियों, 1 या 2 वीडियो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो यह जो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की, इससे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली और कुछ नहीं, मिट्टी के बांड मिले साथियों, मृद बांड, जो लाल व काले रंग के थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बताया जाता है चित्रकारी वाले बांड मिलते थे। तो इन पर जो है, यहां से जो मिट्टी के बांड मिले, उन पर पक्षियों और पक्षियों की चित्रकारी है, जिनमें मोर का चित्र बना हुआ है और गिलहरी का चित्र बना हुआ है, और भी हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रखें आप पूर्वी छोर में। चलो, अब बात कर रहा हूं आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी छोर। पश्चिमी छोर जो है साथियों, यह है सुत कांगे डोर। ध्यान से सुना, सुत कांगे डोर है साथियों, सुत कांगे डोर। सुत कांगे डोर है कहां पर? तो मैं आपको बता देता हूं, देखो, सुत कांगे डोर यह है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ध्यान रहे साथियों, पाकिस्तान के आगे वाला देश जो है ना, वो है ईरान। तो हमारा जो पाकिस्तान व ईरान के बॉर्डर पर जो बॉर्डर है, उसको कहते हैं मकरान तट या ओमान तट। तो कई बार एग्जाम में पूछा, मकरान तट के पास में कौन सा स्थल था? तो सुत कांगे डोर था। यह एक बंदरगाह नगर था साथियों, और इसी बंदरगाह नगर से मिस्र वाली सभ्यता, जिसको बेबीलोनियाई सभ्यता कहते हैं, उस सभ्यता के साथ व्यापार होता था। ध्यान रखना। तो सुत कांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ध्यान रखना, यह नगर पाकिस्तान में। और मकरान तट या ओमान तट के पास में, ईरान के पास में है। यह जो है दासक नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? दासक नदी के तट पर है। हाँ, और इसकी खोज जो की थी, वो खोज हुई थी साथियों 1923 में, 1923 में हुई थी। और खोज की थी ओरेल स्टाइन ने। किसने की थी? ओरेल स्टाइन ने की थी। यह भी आप ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है साथियों कि सुत कांगे डोर जो है एक बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर था, यह ध्यान रखना। और बेबीलोनिया के साथ यह व्यापार होता था। यहां से बस कंसेप्ट क्लियर हो गया। यह 4 स्थल जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तारित क्षेत्र, 1400 किलोमीटर उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम 1600 किलोमीटर, आकार त्रिभुजाकार या पतंगाकार या विषम कोण या चतुर्भुजाकार, 3 देशों में फैली हुई, उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारा इंडिया। लगभग 1500 स्थलों का पता लगाया जा चुका, जिनमें 1024 स्थलों की लगभग खुदाई की जा चुकी है। 616 स्थल भारत में मिल रहे हैं, खुदाई हो चुकी है। 406 पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में, जिनका अफगानिस्तान वाले का प्रसिद्ध नाम है सोरतुगई व मुंडी गांव। याद रहे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंचाई होती थी वो नहरों से नहीं होती थी, याद रखना। लेकिन एकमात्र अपवाद है सोरतुगई स्थान, जहां से नहरों के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वहां से सिंचाई नहीं होती थी। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता नहरों से सिंचाई नहीं होकर के तालाबों से होती थी भाइयों, ठीक है, यह ध्यान रखना आप। चलिए, अब देखते हैं और क्या खास सिंधु घाटी सभ्यता में।
तो आप 2-3 पॉइंट नोट करें। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मानव का संकेंद्रण, मानव सघन रूप से मानव कहां बसा हुआ था, तो सघन मानव संकेंद्रण ऐसा आपको पूछ ले, या ऐसा पूछ ले कि सर्वाधिक बस्तियां कहां पर बसी हुई थी, ऐसा भी सवाल आपको पूछ ले। सिंधु घाटी सभ्यता में सघन मानव संकेंद्रण या सर्वाधिक मानव की बस्तियों की बसावट ऐसा पूछ ले कि कहां पर थी, तो चोलिस्तान क्षेत्र में थी। कहां पर थी? चोलिस्तान क्षेत्र में। और यह चोलिस्तान क्षेत्र कहां पर पड़ता है साथियों? पाकिस्तान में आज बहावलपुर के निकट था यह क्षेत्र। चोलिस्तान क्षेत्र में सर्वाधिक सघन मानव संकेंद्रण था या सर्वाधिक बस्तियां बसी थी। घग्गर नदी आपको पता हो तो साथियों, घग्गर नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से और राजस्थान से चलती हुई जब ज्यादा बरसात होती है तो इसका पानी पाकिस्तान में बहावलपुर के निकट फोर्ट अब्बास तक जाता है, तो वहां पर इस नदी को कहते हैं घग्गर हकरा। तो यह क्षेत्र हो जाता है घग्गर हकरा का मैदानी क्षेत्र, और यह चोलिस्तान जो है इसी घग्गर हकरा के मैदानी क्षेत्र में स्थित था। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब ध्यान रहे साथियों, देखो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पूछ ले कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था ही। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था मोहनजोदड़ो था। ध्यान रखिएगा, विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रफल वाली सभ्यता थी। इस सभ्यताओं के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी, तो एक बार ये ध्यान रखना, इस सभ्यताओं के समकालीन एक तो थी मिस्र की सभ्यता जिसको बेबीलोनियन सभ्यता कहते हैं, बेबीलोनियन, ध्यान रखना, बेबीलोनिया की सभ्यता। दूसरी जो थी साथियों वो थी ये मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन थी जिसको आज अपन इराक कहते हैं। और साथियों ये जो तीसरी थी सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता ये इसके समकालीन थी, इसके समकालीन थी जिसको आज अपन ईरान कहते हैं। ध्यान रहे ग्रीक सभ्यता या यूनान की सभ्यता, एक नाम लिख रहा हूं यहां पर देखना, ग्रीक सभ्यता। यह सभ्यता जो है ग्रीक सभ्यता जिनको यूनानी सभ्यता, ग्रीक और यूनानी एक ही चीज है साथियों, तो यह सभ्यता इस सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यह इससे पहले हो चुकी थी। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व की सभ्यता बताई जाती है ग्रीक या यूनानी सभ्यता, इसके समकालीन नहीं थी। मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन थी। मिस्र को दोस्तों इजिप्ट नाम भी दिया जाता है, थोड़ा इसको भी ध्यान रखें, एक एक चीज को नोट करते चले, क्योंकि साथियों सक्सेस होने के लिए एक छोटा सा मंत्र बहुत कुछ हमारे को लाभ दे जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल की वो बातें याद रखना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं बाजू में कितना कातिल में है। तो थोड़ा साथियों जागना होगा, हर एक शब्द पर ध्यान रखना होगा, मेहनत करनी होगी। चलिए तो मैं ये तो सभ्यता समकालीन थी। अब ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो नगर था वो मोहनजोदड़ो था। लेकिन भारत में पूछ ले, ये तो पूरी सभ्यता का था, भारत में आपको पूछ ले तो ध्यान रखना राखी गढ़ी है साथियों, राखी गढ़ी। और ये कहां पर पड़ता है? राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में नगर था। एक एक फैक्ट पर थोड़ा ध्यान दें। भारत में साथियों आजादी के बाद या भारत में ही पूछ ले तो सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वो गुजरात राज्य से खोजे गए हैं। कहां से खोजे गए? गुजरात राज्य से। और लगभग 60 स्थल वहां से दोस्तों खोजे गए हैं, जिनमें लोथल है, रंगपुर है, प्रभास पर्ण है, सूरकोरडा है, रोजदी है, ऐसे कई स्थल है दोस्तों जो यहां से गुजरात से खोजे गए। लगभग 60 स्थल गुजरात से खोजे गए, धोलावीरा है, ऐसे कई स्थल है। तो ध्यान रखना भारत में सर्वाधिक स्थल कहां से खोजे गए? गुजरात में। अब साथियों आपसे सवाल एग्जामिनर करे, यह तो गया हमारे भारत में। राखी गढ़ी हरियाणा वाला जो स्थल है साथियों वो भारत में सबसे बड़ा, ध्यान रखेगा। अब भारत में नवीनतम स्थलों की खोज करें तो साथियों देखो 1990 के दशक के बाद में स्थलों की खोज का पूछ ले तो ध्यान रहे 1991 में धोलावीरा की खोज हुई थी। धोलावीरा की खोज हुई जो कि गुजरात में है। कब हुई? 1991 में। दोस्तों यह भारत का एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया 40वां स्थल के रूप में। ध्यान रख लेना 40वें स्थल के रूप में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल माना गया है। ठीक है, चलिए। और लो यह साथियों है कहां पर? गुजरात में है। चलिए 1991 में इसकी खोज हुई। फिर साथियों 1995 में स्थल खोजा गया बालाथल, और यह बालाथल पड़ता कहां पर है? हमारे उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद 1997 में साथियों कुणाल स्थल है, इसकी खोज हुई थी, यह पड़ता है हरियाणा में।
कुणाल हरियाणा में। कहीं पर साथियों आपको सबसे नवीनतम स्थल कुंतासी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रहे। 1997 में कुणाल की खोज हुई थी। आपको ऑप्शन एग्जामिनर जो है 4 ऑप्शन देकर कौन सा स्थल दे रहा है, यह नहीं देकर के एक यही दो तो धोलावीरा नवीनतम हो जाएगा, वो ऑप्शन पर काम करेगा। 91 में धोलावीरा की खोज हुई, 95 में बालातर की, 97 में कुणाल की। कहीं पर कुंतासी लिखा हुआ मिल जाता है, कोई गाइडों में थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, यह तो बात हुई सिंधु सभ्यता के स्थलों की। अब साथियों ध्यान रहे सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो ध्यान रहे प्रमुख नगर सिंधु घाटी सभ्यता का आपको पूछ ले तो प्रमुख 10 नगर जो है उन पर ध्यान दें। सबसे पहला नगर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। फिर दूसरा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, हड़प्पा। अब ध्यान रहे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, खोज भले ही दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा की हुई, लेकिन सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है। तो ध्यान रखना 2 व्यक्तियों का नाम, एक तो है साथियों देखो, पहला तो है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा। इन दोनों स्थलों को एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जॉन स्टुअर्ट पिगट, ध्यान से सुनना, जॉन स्टुअर्ट पिगट, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लेना, जॉन स्टुअर्ट पिगट है साथियों ये। इन जॉन स्टुअर्ट पिगट ने एक किताब लिखी साथियों जिसका नाम है प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं लिख रहा हूं यहां पर ध्यान रखना, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में साथियों इन्होंने क्या कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है यह क्या है, एक सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। रिपीट कर रहा हूं, जॉन स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया 2 इन शहरों को, ठीक है। और साथियों तीसरा जो शहर है ना उसका नाम है कालीबंगा। और आपको पता है हमारे भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा, ध्यान रखना दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने इस कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था, तीसरी राजधानी कहा था। लेकिन ध्यान रखना साथियों मैं बता देता हूं, कालीबंगा की खोज से पहले इनके आसपास एक क्षेत्र था गंगानगर बीकानेर काला क्षेत्र में, एक सौथी नाम था इसको, और इसकी जानकारी सर्वप्रथम दी थी इटली के उद्दीने शहर में जन्मे हुए प्रसिद्ध इतिहासकार एलपी टेसिटोरी ने, जो पहले जोधपुर आए फिर बीकानेर में आ गए, बीकानेर में आ गए इन्होंने पीएचडी रिसर्च किया, चारण साहित्य पर ज्यादा काम किया और उनको पता चला इस सौथी का। तो इस कालीबंगा से पहले इसकी जानकारी प्राप्त हुई, इसीलिए सौथी को कालीबंगा प्रथम कहते हैं, कालीबंगा प्रथम कहते हैं, ध्यान रखना। और आगे मैं बात करूंगा कि जब कालीबंगा की खोज, ये कालीबंगा प्रथम सौथी को कहते हैं, जब कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी 1952 में, उस समय ये जो है अमलानंद घोष कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण इस सौथी संस्कृति के लोगों ने किया है। तो आप आगे बात करेंगे, ध्यान रखना कालीबंगा प्रथम सौथी को कहते हैं, तीसरा नगर है कालीबंगा, दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी बताई थी, समझ में आ गई। चौथा प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों चनहुदड़ो, गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के बारे में एक विशेषता फेमस याद रखना, बाकी तो मन के बनाने कारखाने वगैरह सब अपन आगे बात करेंगे। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था साथियों जहां पर दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते हैं, यानी हम आगे बात करेंगे तो नगर जो था 2 भागों में विभाजित था, एक भाग ऊपर पश्चिमी टीला जो दुर्ग कहलाता है, दूसरा भाग नगर जो लोग रहते थे सामान्य लोग। तो यहां पर दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते हैं, गोपाल मजूमदार ने खोज की थी चनहुदड़ो की, ध्यान रखना। हाँ, चनहुदड़ो के बारे में 2-3 चीजें, यह सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों की बात कर रहा हूं, जो 8-10 प्रमुख नगर है, फेमस है साथियों चनहुदड़ो। तो यहां पर दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते, एक तो यह बात, मन के बनाने का कारखाना भी मिलता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों, इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। और चनहुदड़ो से इंपॉर्टेंट एक सवाल है, जुकर जांगर संस्कृति, जुकर जांगर संस्कृति यह इसी चनहुदड़ो से संबंधित है। परवर्ती हड़प्पा काल की जानकारी भी इसी चनहुदड़ो से मिलती है भाइयों, तो इतना बात आप ध्यान रखना। चले अब चौथा स्थान जो है वो लोथल हमारे भारत में है, लोथल गनवेरी वाला, अन्य स्थलों में गनवेरी वाला, रंगपुर, प्रभास पाटन, कोट दीजी,
फैजल अहमद वाला कोट दीजी, ऐसे कई इस तरह साथियों। हमारा धोलावीरा, राखी गढ़ी बनवाली हरियाणा में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, बनवाली, ऐसे बनवाली भी हरियाणा में ही है। तो ऐसे कई इस तरह जो महत्वपूर्ण नगर थे। चलिए यह बात तो हुई आपको सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में। अब सुनिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की कैसे हुई उनके बारे में बात करें तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में सामान्य रूप में दोस्तों भूमध्य सागरियन जिनको मेडिटेरेनियन कहते हैं, सागरियन व द्रविडियन को माना जाता है, द्रविडियन को माना जाता है। ध्यान रखना, मुख्य रूप से आप भूमध्य सागरियन का ध्यान रखें। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किन लोगों ने किया तो भूमध्य सागरियन, लेकिन ऑप्शन में दो आ जाए तो द्रविडियन में भूमध्य सागरियन। द्रविडियन को साथियों निग्रिटो कहते हैं। यह दक्षिणी भारत में पाई जाने वाली प्रजाति है जो आज भी है, निग्रिटो कहते हैं इसको। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम प्रजातियों का वर्गीकरण किया था हर्बर्ट रिजले ने, उसके बाद में बीएस गुहा ने भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया। यहां पर मुख्य रूप से तो यह ध्यान रखना, बाकी अन्य प्रजातियों में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड, अल्पाइन हो सकता है। आपको दोस्तों बैठने में बोरिंग महसूस हो रही होगी, लेकिन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली यह जानकारी है। अल्पाइन और जो है हमारी ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगल और भूमध्य सागरियन, मेडिटेरेनियन, यह थोड़ा ध्यान रखना। कहीं पर आपको द्रविडियन निग्रिटो मिलेगा लिखा हुआ, तो मुख्य रूप से भूमध्य सागरियन का ध्यान रखें। अब सुनो मैं जो बोल रहा हूं सुनिएगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की संबंधी विचारधारा आती है दो, एक तो विदेशी इतिहासकार कुछ अलग कहते हैं, एक देशी विचारधारा कुछ अलग है। विदेशी इतिहासकार क्या कहते हैं सुनिएगा, फिर आप नोट करते हुए चलेगा। विदेशी इतिहासकार में सबसे समर्थक कौन है तो मैं आपके नाम लिख रहा हूं, क्रेमर है, वुल्ली है, डीडी कोसाम्बी है, मार्टिमर व्हीलर है, अर्नेस्ट मैके है साथियों, जॉन मार्शल है। यह सब विदेशी इतिहासकार है। यह इतिहासकार क्या कहते हैं साथियों, यह इतिहासकार विदेशी विचारधारा के समर्थक है। और विदेशी विचारधारा अर्थात यह समर्थक यह बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण सुमेरियन सभ्यता या यह जो हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता है उन्हीं लोगों ने किया है, यानी उन्हीं सभ्यताओं से हुआ है। और अर्नेस्ट मैके तो यहां तक बताते हैं आगे चलकर कि ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है यह सुमेरियन सभ्यता की एक उपनिवेशीय बस्ती रही होगी। तो यह कहते हैं विदेशी सभ्यताओं से निर्मित हुई है, जबकि कुछ देशी विचारधाराएं भी हमारे सामने आती है। तो देशी विचारधाराओं के बारे में अपन बात करें तो ध्यान से सुने, अनेक विद्वान हैं। पहले मैं नाम लिख रहा हूं, पूरा नहीं बताऊंगा। टी रामचंद्रन या रामचंद्र और डी कोसाम्बी, डी लक्ष्मण दास। साथियों कोसाम्बी कहां से आ गया, डी लक्ष्मण दास। यह साथियों क्या कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया है। तो आप इनको एक थोड़ा ध्यान रखें, आर्यों, मिलान वाला सवाल पूछ ले आपको, आर्यों ने। फिर साथियों माधव स्वरूप वत्स जो हुए प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, माधव स्वरूप वत्स, ये दयाराम साहनी के बेस्ट फ्रेंड थे साथियों। ध्यान रखना, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है दयाराम साहनी करते तो उनके साथ में यह भी थे माधव स्वरूप वत्स। तो ध्यान रखें, माधव स्वरूप वत्स ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण द्रविडियन जाति ने किया है, द्रविड़ जाति ने किया है, यह भी थोड़ा ध्यान रखना आप। इसके अलावा साथियों अमलानंद घोष जो है, अमलानंद घोष ने सौथी संस्कृति को बताया। सौथी संस्कृति वही कालीबंगा प्रथम वाली बताएगी, सौथी संस्कृति के लोगों ने किया है। इसी प्रकार साथियों ध्यान रखना, हमारी रोमिला थापर एक प्रसिद्ध इतिहासकार है हिंदुस्तान की, रोमिला थापर वे फेयर सर्विस, यह प्रसिद्ध इतिहासकार है। इन इतिहासकारों ने साथियों क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण बलूची संस्कृति से हुआ। और बलूची संस्कृति कहां पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के आसपास फैली हुई बलूची संस्कृति के लोगों ने किया था। ध्यान रखना, इस बलूची संस्कृति को अपन जो है क्या कह सकते हैं, अन्य उपनामों से भी जानते हैं, जिसमें कुल्ली, नाल, क्वेटा, जोब ऐसी संस्कृति से संबंधित इस बलूची संस्कृति कहते हैं। तो इन्होंने किया, यह आप जरूर ध्यान रखिएगा साथियों।
आगे बात करें तो ध्यान रखना, कभी कभी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, यह जो बलूची संस्कृति के आसपास जो दोस्तों लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, तो ब्राह्मी लिपि का इस क्षेत्र को ब्राह्मी से संबंधित भी जाना गया। एक साथियों ध्यान रहे आपको, ये जो पेबुल उपकरण है यह चॉपर पेबिंग चॉपर चापर से संस्कृति से संबंधित माने जाते हैं। ध्यान रहे एक प्रसिद्ध दोस्तों स्थल है इनाम गांव, इसको जोरवे संस्कृति से संबंधित माना जाता है, जोरवे संस्कृति से। कभी कभी आपको सवाल पूछ ले एग्जामिनर तो यह भी आप ध्यान रखें। अब देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम साथियों, यह कब से कब तक चलती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता ही है, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने इस कालक्रम को अलग अलग बताया। तो सामान्य रूप में आप 2500 से 1750 याद रखें क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल की थी। लेकिन सुनिएगा, प्रसिद्ध इतिहासकार हुए माधव स्वरूप वत्स हुए। माधव स्वरूप वत्स ने इनका जो कालक्रम सर्वाधिक बताया दोस्तों 3500 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व। मैं ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं साथियों, ईसा पूर्व को देखो एक बार आप समझ लो, यहां पर ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों में कुछ फर्क है। क्या फर्क है साथियों, देखो ये इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का वर्ष, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बीसी, तो बिफोर ऑफ बर्थ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले ये साल उल्टे चलते थे। जैसे अभी मान लो 2022 है तो 2021, 2020, 19 ऐसे चलते थे। और ये जो है इसी इसको कहते हैं एडी एनो डोमिनी वाला, तो ये इसी सीधे वर्ष चलते हैं। जैसे अभी 2022 से 23 चलेगा, तो ये तो कुल कितने हो गए हैं अभी 2022, और इससे पहले जितने भी ईसा पूर्व लगे इसमें इंक्लूड कर देना, वो कितने हो जाएंगे, पुरानी हो जाएगी इतने साल। तो ध्यान रखना 3500 से 2800 माना है हमारे माधव स्वरूप वत्स ने। फिर आगे अपन प्रसिद्ध इतिहासकार दूसरे अर्नेस्ट मैके, ये अर्नेस्ट मैके जो है साथियों, अर्नेस्ट मैके ने इन्होंने कितना बताया, इन्होंने बताया है 2800 से 2500 ईसा पूर्व। ध्यान से सुनना, 2800 से 2500 ईसा पूर्व बोल रहा हूं साथियों। फिर तीसरे जो है मार्टिमर व्हीलर जो है साथियों, इन्होंने बताया है 2500 से लेकर 1500 तक, 2500 से लेकर 1500 तक बताया है, ध्यान रखना। इसी प्रकार एक कार्बन पत्ती, देखो मैं सामान्य रूप में ज्योग्राफी से भी बिलोंग करता हूं तो साथियों को बता रहा हूं, किसी भी जीवाश्म या फॉसिल्स का अगर अपने को आयु निर्धारित करनी होती है तो कार्बन पद्धति का प्रयोग करते हैं, लेकिन पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जीवाश्मों के आधार पर तिथि निर्धारण हुआ, तो साथियों कार्बन C14 पद्धति के आधार पर रेडियो कार्बन पद्धति C14 जिन्हें कहते हैं C14, इन्होंने माना 2350 से 1750, ध्यान रखना साथियों 1750 है। कहीं पर आपको दोस्तों 50 प्लस माइनस करके 1700 से 2400 मिल सकता है या 2300 से 1700 मिल सकता है, ऐसा भी ध्यान रखें। और आपको पता है साथियों, मैंने बताया था कि 1921 में सर जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई हड़प्पा की। 10 साल बाद 1931 में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नामकरण कर दिया सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से, और इन्होंने तिथि निर्धारण किया था। सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों सर जॉन मार्शल का, ध्यान रखना, सर जॉन मार्शल के तिथि निर्धारण की थी 3250 से 2750, 3250 से 2750 ईसा पूर्व इन्होंने बताई थी, वो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा साथियों। ध्यान रखें एक व्यक्ति वे रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल तथा एक और इतिहासकार है जिनका नाम है सीजे गेड, इन्होंने बताया है 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, तो वो भी आप ध्यान रखें। और प्रामाणिक रूप से एक एवरेजली काल पूछा जाए तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व आप जरूर ध्यान रखें साथियों। चलिए अब अपन बात करें थोड़ी सी साथियों, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के 3 चरण माने जाते हैं। विकास के 3 चरण है, मैं लिख रहा हूं 3 चरण। प्रथम चरण प्राक हड़प्पा, यह दोस्तों आपको इसकी जो तिथि है वो अलग अलग लिखी हुई मिलेगी, पर सामान्य रूप में आप ध्यान रखें 2300 से लेकर के
हाँ 2300 से लेकर के, गलत बोल दिया मैंने, एक सेकंड रुकना, 3000 से लेकर के साथियों 2300 ईसा पूर्व तक, यह आप ध्यान रखें, 3000 से लेकर 2300 ईसा पूर्व तक प्राक हड़प्पा काल कहलाया। इसमें साथियों इसे ग्रामीण चरण कह सकते हैं। इसमें बड़े बड़े गांवों का उदय हुआ था, ध्यान रखना, जिसमें अपन उदाहरण दे सकते हैं कालीबंगा से, जो अपन विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो यह प्राक हड़प्पा जो है सामान्य रूप में ऐसे कह सकते हैं कि इस समय ग्रामीण सभ्यता का मतलब उद्भव हुआ था। इसमें बड़े बड़े गांव थे, ठीक है ना। धीरे धीरे ये गांवों से नगरों की ओर बढ़ी और एक चरण आया नगरीय चरण, जिसको विकसित हड़प्पा कहते हैं। विकसित हड़प्पा यह दूसरा चरण था, विकसित हड़प्पा। ध्यान रखना, यह 2300 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक की बात हो रही है। इसे अपन कहते हैं नगरीय चरण, क्योंकि इस समय बड़े बड़े नगरों का उद्भव होना शुरू हो गया और बड़े बड़े नगरों का इस समय उद्भव हुआ। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए साथियों गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा अर्बन रिवॉल्यूशन। अर्बन रिवॉल्यूशन, यह ध्यान रखना, अर्बन रिवॉल्यूशन, यह ग्रंथ लिखा था इन्होंने, जिसको हिंदी में कहते हैं नगरीय क्रांति। इसी ग्रंथ में साथियों इन्होंने बताया है, नगरीय क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, नगरीयकरण से संबंधित जितनी भी जानकारी है इन्होंने दी थी। यह वही व्यक्ति है साथियों जिन्होंने, आपको पता हो तो, सबसे पहले नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति की भी संज्ञा दी थी। जबकि नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग तो सर जॉन लुबॉक ने किया था अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री ऑफ टाइम्स में। वो प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी स्टुअर्ट पिगट वाली, ये प्री हिस्ट्री ऑफ टाइम्स है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों तीसरा जो चरण है उसको अपन कहते हैं परवर्ती हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा। इस चरण में क्या होता है साथियों, पुनः नगरों से गांवों की ओर पलायन होता है और गांवों का उत्थान होना शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर वैदिक काल में आपने देखा होगा जो ग्रामीण संस्कृति आ जाती है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, इसको कहते हैं परवर्ती हड़प्पा। सामान्य रूप में ये 2000, कहीं पर आपको 1900 मिल सकता है, स्थितियों में थोड़ा फर्क हो सकता है, कहीं पर आपको 3500 मिल सकता है। 2000 से आप 1700 तक जरूर याद रखें साथियों। परवर्ती हड़प्पा, इसमें जैसे मैं आपको बताऊं गुजरात के रंगपाटन में रंगपुर में प्रभास पाटन क्षेत्र में, इसी प्रकार चंदुड़ो की झुक्कर जांगड़ क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में पुनः गांवों की ओर पलायन होना शुरू हो जाता है। रोजदी क्षेत्र गुजरात वाले में, तो वहां पर कहने का भाव यह है कि यहां पर पुनः लोग नगरों से गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं, गांवों का उद्भव हो रहा है, जो आगे चलकर वैदिक पीरियड आता है तो ग्रामीण संस्कृति बन जाती है। तो यह तो थे इसके चरण। अब साथियों देखो, मैं लगे हाथों आपके सामने बात कर देता हूं सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय नियोजन सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी, तो इनकी क्या विशेषताएं थी तो सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर जो था वो साथियों 2 भागों में विभाजित था। ध्यान से सुनना, पश्चिम भाग जो था 2 भागों में बंटा हुआ था, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल है लोथल जहां पर नगर के विभाजन के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ध्यान से सुनना, लोथल एकमात्र, देखो सिंधु घाटी से प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग या टिल्ले को दुर्ग कहते थे, दुर्ग, ध्यान से सुनना, दुर्ग, जहां पर शासक वर्ग, ध्यान से सुनना, शासक वर्ग, और शासक वर्ग में वहां पर कोई वंश वाले राजा महाराजा नहीं थे। सामान्य रूप में दोस्तों शासन जो है वणिक वर्ग या व्यापारी वर्ग का माना जाता है, व्यापारी वर्ग या वणिक वर्ग का माना जाता है। ध्यान से सुन लेना आप, वणिक वर्ग। तो यह पश्चिम भाग दुर्ग था, इसकी सुरक्षा के लिए 4 दीवारी होती थी बनाई हुई, लेकिन पूर्वी भाग जो टिल्ला है इस पर सामान्य लोग रहते थे और इनकी सुरक्षा के लिए 4 दीवारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? हमारे पास में कुछ है ही नहीं, लोग क्या लेकर जाएंगे भाई, इसलिए यहां पर नहीं थी। तो लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जहां नगर के विभाजन के प्रमाण नहीं मिलता। और चनहुदड़ो ऐसा स्थल है, चनहुदड़ो, जहां पर इस दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते, पर दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते साथियों। तो यह ध्यान से सुनना, नगर नियोजन की पहली विशेषता नगर नियोजन और अपन कहते हैं जल निकास प्रणाली, नालियां वगैरह थी। इनके आधार पर पीसीएस वाले थोड़ा ध्यान दें, इनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि वहां पर कोई न कोई स्थानीय प्रशासन भी रह सकता है या हो सकता है। चलिए, नगर नियोजन में पहली विशेषता
नगर जो थे दो भागों में विभाजित थे। पश्चिमी भाग को टीले को दुर्ग कहते थे, जिनमें संभ्रांत वर्ग के लोग, रिहायशी वर्ग के लोग रहते थे। साथियों ध्यान रख लेना। और इसे दुर्ग कहते थे। इसकी जो सुरक्षा के लिए चार दीवारी होती थी। लेकिन पूर्वी भाग जो था सामान्य टीला, यहां पर सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। हम जैसे मजदूर यानी सामान्य लोग यहीं पर निवास करते थे। इसकी सुरक्षा के लिए कोई दीवारी नहीं थी। तो कुछ अपवाद इसके बारे में सुनना। सबसे पहले नंबर 1 लोथल, एकमात्र ऐसा स्थल जहां नगर विभाजन के प्रमाण नहीं मिलते। नंबर 2 चनहुदड़ो, ध्यान से सुनना, चनहुदड़ो ऐसा स्थल जहां दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते, ये इसके प्रमाण नहीं मिलते पश्चिमी दुर्ग टीले के। तीसरा धोलावीरा, धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है साथियों जहां पर नगर का विभाजन जो है दो भागों में नहीं होकर तीन भागों में था। मध्यवर्ती भाग एक और मिलता है साथियों, जो क्या था, शासक वर्ग के जो जुड़े हुए रिश्तेदार थे वो इस मध्यम वर्ग के भाग में रहते थे। तो धोलावीरा स्थल में तीन भागों में मिला है, वो भी आप ध्यान रखना। चौथा कालीबंगा साथियों, कालीबंगा में सुनना क्या है, धोलावीरा में दोस्तों ये जो दो भाग थे ना रिश्तेदार वालों, यहां पर चार दीवारी थी, टीले में भी थी, यहां पर भी थी, लेकिन निम्न वर्ग में नहीं थी। लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों की सुरक्षा दीवारी की हुई थी। तो इन चारों स्थलों का नाम आप इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लीजिएगा साथियों। चलिए अगली क्या विशेषता थी नगर नियोजन के बारे में, तो सुनिएगा। नगर नियोजन की बात करें तो दोस्तों सड़कें जो है, नगर जो है बसे हुए थे आयताकार बस्ती में बसे हुए थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर ऐसे काटती थी। इस पद्धति को कहते हैं ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति। और जो ये दोस्तों सर्किल जो होता है, ऐसे सर्किल, उनको ऑक्सफोर्ड सर्किल के नाम से जानते, ऑक्सफोर्ड सर्कस या सर्किल के नाम से जानते साथियों, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नगर नियोजन आयताकार माना जाता है, समझिएगा सबसे पहले दोस्तों। अब आप ग्रिड पद्धति ध्यान रखना, चतुर्दश सिद्धांत भी, चतुर्दिक सिद्धांत भी, दिशाओं का सिद्धांत ध्यान रखना, चारों दिशाओं को ध्यान में रख करके नगरों की बसावट की हुई थी। तो यह भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको पूछ लेगा कि साथियों ये जो नगर के ये जो सड़क थी, तो ध्यान रखना नगर में जो मुख्य सड़क होती थी, मेजर सड़क जो सबसे मेन मानी जाती थी, उस सड़क को साथियों प्रधान सड़क या मुख्य सड़क नहीं कहते थे। तो क्या कहते थे, तो इस सड़क का नाम था प्रथम सड़क। ध्यान से सुनना, प्रथम सड़क कहते थे इसको, प्रथम सड़क, फर्स्ट रोड कहते थे। ध्यान रखना आप, जो मुख्य सड़क होती थी। चलिए अब जो ध्यान रखना, इस नगर के इस रोड के किनारे जो भवन बने हुए थे, आजकल तो दोस्तों हर व्यक्ति कहता है कि रोड पर प्लॉट होना चाहिए, लेकिन उस सभ्यता में ये जो गेट है इधर खुलने चाहिए थे, लेकिन नहीं खुल रहे थे। आजकल रोड के ऊपर खुलते हैं। उस समय दोस्तों खिड़कियां जो है बगल वाली गली के पीछे यानी पीछे की तरफ खुलते थे। तो ध्यान रखना सड़क पर बने हुए जो भवन थे उनकी खिड़कियां दरवाजा पीछे की तरफ खुलते थे। अपवाद है एकमात्र लोथल स्थल, ध्यान रखना लोथल एकमात्र अपवादित शहर है जहां पर खिड़कियां जो है रोड पर खुलती थी या मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी भाइयों। चलिए ध्यान रखिएगा साथियों, मैं आपको बताऊं लोथल से बहुत ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इनका एक उपमा दी गई है, जिस प्रकार मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टिल्ला कहते हैं, उसी प्रकार साथियों मर्तकों का टिल्ला लोथल का भी अर्थ है। लोथल का भी अर्थ मृतकों का टिल्ला ही है साथियों। पहली बात यह भी आप ध्यान रखना। दूसरी बात, इस लोथल नामक स्थल की दो उपाधियां हैं। इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है भाइयों। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलो अब हम बोल रहे थे नगरों में साथियों अन्न भंडार मिले हैं, अन्न भंडार मिले, ध्यान रखना। तो इससे हमें पता चल रहा है कि या तो अनाज ज्यादा होता होगा तो अधिशेष की मात्रा में इसमें सुरक्षित रखा जाता होगा, या दोस्तों अपन ऐसे कह सकते हैं कि उस समय मुद्रा तो थी नहीं, मुद्रा का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि कर के रूप में यह जो व्यापारी वर्ग या शासक वर्ग जो है अनाज लेते होंगे, इसमें सुरक्षित रखते होंगे। या अपन एक अनुमान ऐसा लगा सकते हैं साथियों कि यह जो अन्न भंडार में अनाज जो था बहुत ज्यादा मात्रा में था, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी रही होगी। जैसे आज राशन कार्ड के माध्यम से अनाज वितरण होता है, उसी समय किसी न किसी माध्यम से हो रहा होगा। तो ये पीसीएस वाले विद्यार्थी थोड़ा ध्यान रखें। चलिए अन्न भंडार जो है साथियों
ये मोहनजोदड़ो में ध्यान रखना एक अन्न भंडार मिला जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, उसे कहते हैं वृहद अन्न भंडार। ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत वृहद अन्न भंडार है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अब देखना मोहनजोदड़ो से साथियों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ध्यान रखना ऐसे ईंटों के चबूतरे बने हुए थे 6 की संख्या में। तो इन ईंटों के चबूतरे पर 6 बड़े बड़े अन्न भंडार 6 की जोड़ी में मिले। मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए, हड़प्पा से भी प्राप्त हुए। 6 की संख्या में मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से यह अन्न भंडार जो है प्राप्त हुए हैं 6 की जोड़ी में। ध्यान रखना ईंटों के चबूतरे पर बने हुए थे, ध्यान रहेगा साथियों। चलिए आगे और सबसे बड़ी इमारत है वृहद अन्न भंडार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी ये। चलिए ध्यान रखना साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी भवन हैं चाहे इमारतें हैं वो किससे बनी होती थी? ईंटों से बनी हुई होती थी, ईंटों से बनी हुई होती थी। पत्थर का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी नहीं मिलता, पत्थर से परिचित नहीं थे, तो ईंटों से थी। ईंटें भी दोस्तों दो होती है, एक तो कच्ची ईंटें, कच्ची ईंट, और एक साथियों टेराकोटा वाली ईंट। टेराकोटा या पक्की ईंट, ध्यान रखना टेराकोटा या पक्की ईंट क्या मतलब होता है इसको साथियों? आपको पता है मिट्टी से ईंट बनाई जाती है तो उसको अग्नि में पकाया जाता था, तो ध्यान रखें अगर अग्नि में पका देते तो उस अग्नि में पकी हुई मिट्टी को किस नाम से जाना गया? टेराकोटा। जो मिट्टी अग्नि में पकी जाती है उसको टेराकोटा कहते हैं, और उनसे फिर मूर्तियां वगैरह कुछ भी बनाकर उनसे बना करके फिर पकाते थे, इसलिए पकने पर यह टेराकोटा कहलाती है। दोस्तों आज भी आपको पता है टेराकोटा के लिए हमारे राजस्थान में एक गांव है राजसमंद जिले का मोलेरा गांव, जो मिट्टी की मूर्तियों के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो पकी हुई मिट्टी को ही टेराकोटा कहते हैं। और कच्ची का मतलब क्या होता है? धूप में सुखा दी जाती, बना करके दोस्तों धूप में सुखा देते। तो कच्ची ईंटों के जो अवशेष है 2 स्थलों से मिलता है, एक तो कालीबंगा, एक रंगपुर। एक एक बात को नोट कर साथियों, रंगपुर गुजरात में है। चलिए अब देखो भवनों के उसे भवन जो ईंटों से बने थे, भवनों की छत के लिए लकड़ी के ऐसे पट्टे होते थे साथियों, जो कश्मीर से मंगवाई जाती थी, उनसे ढकते थे। लकड़ी के पट्टों से ढका जाता था, उनको भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए आगे बात करें तो देखो यह तो हुई हमारे सिंधु घाटी नगरों वाली बात। अब ध्यान रखना सामान्य रूप में दोस्तों नगरों में घरों में शौचालय बने हुए थे, और शौचालय की जो नालियां थी वो शौचालय का जो पानी, घरों में शौचालय बने हुए थे। लेकिन आपको पूछ ले कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में सार्वजनिक शौचालय था? तो नहीं था साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता में सार्वजनिक शौचालय आम जनता के लिए बने हुए का प्रमाण नहीं मिलता है। घरों में शौचालय बने हुए थे, शौचालयों का पानी जो है गड्ढों में उतारा जाता, और इन गड्ढों को सोखता गड्ढा कहते थे, क्योंकि साथियों इन गड्ढों का पानी जो जमीन सोख लेती थी, ऐसे गड्ढे थे। समझ में आ गई बात आपको? चलिएगा सार्वजनिक शौचालय का प्रमाण नहीं मिला कहीं पर भी। चले अब दोस्तों सुनना, एक सार्वजनिक स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार यह सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिला है। सार्वजनिक स्नानागार ध्यान रखना दोस्तों, यह एक कुंड होता था। ध्यान रखना यह एक जो है कुंड होता था। सामान्य रूप में बताया जाता है कि 150 × 50 फीट का यह कुंड होता था। लेकिन आप इतना ध्यान रखें, ऐसे फीट वगैरह में इतना दिमाग ना खपाएं, ध्यान रहे यह कुंड होता था। इसके चारों ओर ईंटों के बने हुए चबूतरे बने हुए थे, ईंटों से निर्मित। इन पर बैठ करके यह व्यक्ति जो है यहां से स्नान कर सकता था, स्नान करता था। ध्यान रखना इसको जलरोधी, अंदर से पैदा जलरोधी कैसे बनाया? तो डामर को पिघला करके इसमें डाला जाता था, डामर को पिघला करके अंदर डाल देते जलरोधी बनाने के लिए। बहुत ही मतलब ऐसा कह सकते हैं भव्य स्नानागार था दोस्तों, जिसको ग्रेट बाथ कहते हैं, विशाल स्नानागार या महान स्नानागार। ध्यान रखना यह थे चारों ओर यह चबूतरे बने थे ईंटों के। इस यह स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इन स्नानागार को दोस्तों प्रसिद्ध, यह तो डायरेक्टर थे हमारे आर्कियोलॉजिकल विभाग के सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने दोस्तों, जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को क्या नाम दिया? विश्व का अद्भुत आश्चर्य या अद्भुत निर्माण की संज्ञा दी। इसको ध्यान रखना, सर जॉन मार्शल ने विश्व का अद्भुत निर्माण या अद्भुत आश्चर्य कहा था साथियों। तो याद रहे
अब साथियों सुनना, नगरों के बारे में और क्या बातें मिलती है। तो नगरों के लिए दोस्तों कूड़ादान भी होता था, कचरा डालने के लिए कूड़ादान था। नालियां बनी हुई थी घरों के बाहर साथियों, जो नालियां जो है लकड़ी या ईंटों से ढकी जाती थी। यह जल निकास प्रणाली, सर्वोत्तम जल निकास प्रणाली जो है वो धोलावीरा से मानी जाती है साथियों। लेकिन सबसे यह नालियों की व्यवस्था की हुई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों, यह ध्यान रखना, इन नालियों का जो पानी है वो कुओं के पास में छोड़ दिया था। यह सबसे दोष था एक सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली का। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखें, ये कुओं के पास में छोड़ दिया था, जिससे कुओं का पानी भी बदबूदार बन जाता। यह बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो हम आगे पढ़ेंगे साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट, जिनमें इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने रखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाए। विश्वास रखिएगा साथियों, हम जो है हरदम आपके साथ खड़े हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस भाई का मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।